वो मौसम खज़ां की एक पुरस्कार और उदास शाम थी जब अशोक खटपाल की गाड़ी खपरेल की ढलवां छत वाले एक चौबी रेस्ट हाउस के गेट के सामने रुकी। कार में बराबर वाली सीट पर उनकी पत्नी उषा देवी और अगबी सीट पर नारायण दास बैठा था। ये केरावाला के शहर कोचीन का एक मुज़ाफ़ाती इलाका था। कार के रुकते ही ड्राइविंग सीट पर बड़ा जमान अशोक खटपाल ने 2-3 बार हॉर्न बजाया। उसके बाद तीनों गाड़ी से उतर आए। नारायण दास जो एक खास घुटी हुई जिसामत का मालिक था, आसपास मतलाशी नजरों से देखने लगा, जबकि अशोक और उषा गहरी नजरों के साथ इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। इस रेस्ट हाउस का रकबा ज्यादा बड़ा ना था। कदीम होने के बावजूद लगता था इसकी छोटी मोटी मुरम्मत होती रही है। रेस्ट हाउस की इमारत जमीन से 6 फीट ऊंची थी, जिसे 10-12 लकड़ी के सुतोनों की मदद से इस्तादा किया गया था। सामने की तरफ एक छोटा सा कच्चा नाहमवार रास्ता था जो कभी इसका बागीचा रहा होगा, मगर अब पूरा ही उजड़ चुका था। दरमियान में जरा बल खाती उकड़ी उकड़ी सी रवेश रेस्ट हाउस के दाखिली दरवाजे की तरफ जाती थी, जिसके आगे सूखी खुदरो झाड़ियां उगी हुई थीं। रेस्ट हाउस की छत पर एक चिमनी भी नजर आ रही थी। एक खास किस्म का गहरा सुकूत तारी था। सन्नाटा इस कदर था कि पत्ता खड़का और दिल धड़का वाली कैफियत थी। रेस्ट हाउस के दाएं बाएं और सामने की तरफ खासा घना जंगल था। पता नहीं ये बेवकूफ गोर्दन किधर मर गया। ऐसा करते हैं कि अंदर चले चलते हैं। दरवाजा मुझे खुला हुआ नजर आ रहा है। दफातन नारायण दास की झल्लाई हुई आवाज ने दोनों मियां बीवी की महवियत को तोड़ दिया। ओह, कितनी पुरसुकून और पुरकशिश जगह है। कैसी मासूम मासूम सी उदासी छाई हुई है हर तरफ। महवियत टूटते ही बेख्तियार उषा ने एक गहरी और तवील सांस लेकर पुरकैफ लहजे में खुद कलामी की। वो 30-35 साला एक कदामत और भरे भरे खदोखाल की खातून थी। उसने हल्के उन्नाबी रंग की साड़ी बड़े सलीके से बांध रखी थी। मैदे जैसी साफ रंगत और बैजवी से दिलकश चेहरे पर सुर्ख रंग की बिंदिया ने उसके हसीन सरापे को और भी पुरकशिश बना दिया था। अलबत्ता दराज घनी जुल्फों को उसने पुष्ट पर खुला रखा था। ऐसी सुनसान और खामोश दूर उफ्तादा इलाके उसकी कमजोरी थे। उसकी फितरत ही ऐसी थी। उषा यहां आकर खुश थी, लेकिन उसके पति अशोक खटपाल का मामला उससे मुख्तलिफ था। वो कतई खुश ना था। उसके बशरे से लग रहा था जैसे वो मजबूरन यहां आया हो। यही वजह थी कि उसे अपनी पत्नी उषा देवी का ये खुशकुन तबसरा अच्छा ना लगा। अशोक एक दराज कामत और छरीरे जिस्म का शख्स था। वो 40 के पेटे में था। कनपटियों के बालों में सफेदी छलकने लगी थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी करख्तगी नुमायां रहती थी। शायद ये उसके प्रोफेशन का हिस्सा थी। वो केरावाला के पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर था, मगर उसने बड़े हंगामी हालात में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की क्या वजह थी, ये एक अलग कहानी थी, जिसका एक बाब इन तीनों की इस वीराने में मौजूदगी था। नारायण दास के मशवरे पर ये दोनों मियाँ बीवी यहां आए थे, जो अशोक के मातहत ही नहीं बल्कि मुशीर खास भी था। वो क्राइम रिकॉर्ड का इंचार्ज था। नारायण एक चलता पुर्जा था। ये रेस्ट हाउस भी उसकी दरियाफ्त था। ताहम नारायण जिस मकसद के तहत अपने साहब और उनकी पत्नी को इधर लाया था, उससे अशोक खटपाल ना चाहते हुए भी मुत्तफिक था। ये जगह मौजूदा हालात में दोनों मियाँ बीवी के लिए मुनासिब तरीन थी। ये रेस्ट हाउस किसी जमाने में राजों महाराजों के दौर में अंग्रेज शिकारियों के जेर इस्तेमाल रहता था। जब खासी देर तक रेस्ट हाउस से कोई बरामद ना हुआ तो उन तीनों ने आगे कदम बढ़ा दिए और नाहमवार सी उकड़ी हुई मुख्तसर सी बल खाती रविश पर चलते हुए वस्ती दरवाजे के सामने रुके। तो नारायण ने आगे बढ़कर दरवाजे को आहिस्तगी के साथ अंदर की तरफ धकेला। हल्की सी सोगवार और कर्रा आमेज चरचराहट के साथ दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया और वो तीनों अपने अपने दिलों में मुख्तलिफ तासुरात लिए अंदर दाखिल हुए। तो अचानक नारायण दास ने एक तवील और पुरसुकून सांस भरते हुए कहा, शुक्र है गोर्दन ने अपना काम निपटा रखा है। नारायण का कहना दुरुस्त था, क्योंकि अंदर वो जिस कमरे में खड़े थे वो काफी साफ सुथरा नजर आ रहा था। कमरे के वस्त में अगरचे पुरानी दरी बिछी हुई थी, मगर साफ सुथरी थी। इसी तरह फर्नीचर भी मुख्तसर और पुराना होने के बावजूद दुरुस्त हालत में था। सारा फर्नीचर कदीम तर्ज का और लकड़ी का बना हुआ था। सामने की दीवार में आतिशदान भी नजर आ रहा था। वो तीनों थके थके अंदाज में कुर्सियों पर गिर से गए। उन तीनों में सिर्फ उषा के चेहरे पर इश्तियाक छलक रहा था।
जबकि उसका शौहर अशोक बेजार और खासा मुस्तरिब नजर आ रहा था। नारायण दास का भी कमोबेश यही हाल था। ताहम अब वो यहां से जल्द अज जल्द रफू चक्कर होने की फिक्र में था। आखिर ये गोर्धन किधर मर गया है? नारायण दास बोला, अरे यार, तुम गोर्धन की रट को छोड़ो और बाहर जाकर गाड़ी से हमारा सामान उठा लाओ। बिलाखिर अशोक ने पहली दफा लबकुशाई करते हुए बेजारी से कहा तो नारायण दास जल्दी से उठकर बाहर चला गया। अगर तुम यहां आने पर खुश नहीं हो तो फिर किस लिए यहां आए थे? वैसे मुझे तो यहां बड़ा मजा आ रहा है। कितना खामोश माहौल है यहाँ का अशोक। उषा ने अपने शौहर की तरफ देखकर कहा तो उसके चेहरे पर सख्ती मजीद गहरी हो गई और वो बोला, नारायण दास मेरा खैर खां है। उसने कुछ सोचकर ही मुझे यहां आने का मशवरा दिया होगा। वैसे अशोक, कितने दिन यहां रहना होगा? उषा ने पूछा तो वो अपने कंधे उचकाकर मुख्तसरन बोला, पता नहीं। आखिर ऐसा कौन सा संजीदा मसला तुम्हारे साथ पेश आ गया है? क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे अशोक? उषा के लहजे में शिकवा था। मसला तो मुझे भी खैर इतना संजीदा महसूस नहीं हुआ था, मगर पता नहीं क्यों। अशोक ने अभी इतना ही कहा था कि नारायण दास एक बड़े होल्डाल में और एक सूटकेस उठाए अंदर दाखिल हुआ। फिर वो सारा सामान एक कोने में रखते हुए थके थके से लहजे में बोला, मेरा ख्याल है गोर्धन यहीं कहीं होगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। कदरे तवक्कुफ के बाद वो दोबारा बोला, इस रेस्ट हाउस में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। आइए वो मैं आपको दिखा दूं। फिर वो उनके कुछ कहने का इंतजार किए बगैर एक तरफ पड़ गया। वो अशोक का लाडला और सर चढ़ा मातहत था। वो 1.5 घंटे की तवील मुसाफत और नॉन स्टॉप सफर की थकान का भी ख्याल नहीं कर रहा था, या शायद उसको फौरन ही यहां से लौट जाना था। अशोक और उषा अपनी जगह से उठे और उसके पीछे चलते हुए दूसरे एक कमरे में आए। ये भी साफ सुथरा बेडरूम की तर्ज का कमरा था, जहां सिर्फ एक ही तख्ते वाला पलंग पड़ा था और एक बगैर हत्ती की कुर्सी रखी थी। एक दरीचा और रोशनदान भी था। दूसरे कमरे का एक दरवाजा उसी कमरे में खुलता था, जो उषा के ख्याल में गलत जगह पर था। सर, इस इलाके का मौसम बदलते देर नहीं लगती? दोबारा हॉल कमरे में आकर नारायण दास ने बिलाखिर इजाजत लेने के अंदाज में अशोक से कदरे मौतबाना अंदाज में कहना शुरू किया, यह साहिली इलाका है, यहाँ बारिशें अक्सर होती रहती हैं। गोर्धन आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यहाँ से चंद फरलांग दूर एक कस्बा है, वहां जरूरत की हर शय मिलती है। आप बेफिक्र होकर इधर रहें, बाकी हालात से मैं आपको आगाह करता रहूंगा। उसने अपनी बात खत्म की तो अशोक तशक्कुर आमेज अंदाज में नारायण से कहने लगा, नारायण तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी के हालात संभालना अब तुम्हारे जिम्मे है। वैसे तुमने मेरी बीमारी से मुताल्लिक सारे कागजात और दरखास्तें तो संभाल ली हैं ना? जी सर, वो मेरे पास महफूज हैं। शुक्र करें कि आपका इस्तीफा मंजूर हो गया, वरना। अरे अरे, ये तुम कौन सी बीमारी का तस्करा कर रहे हो? भगवान न करे तुम्हें कोई बीमारी हो। दफतन उषा ने परेशान होकर अशोक से कहा तो वो बेजारी से बोला, ओहो उषा, खामोश रहो, तुम नहीं समझोगी। फिर वो नारायण से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ। फिर जब नारायण दास प्रणाम करने के बाद जाने लगा तो अचानक उषा ने नारायण से कहा, सुनो सुनो, विशाल तक हमारा पैगाम पहुंचा देना और उसकी खैरियत से भी हमें मुत्तला करते रहना। नारायण ने इस बात में सर हिला दिया और जल्दी से कमरे से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, जो लम्हा ब लम्हा दूर होते मालूम हो गई। उसके बाद फिर वही आसाब पर हौलना की तारी करने वाला सन्नाटा छा गया। वो दोनों अब कमरे में तन्हा रह गए थे। अशोक को अपने दिमाग पर बोझ सा महसूस होने लगा था, लिहाजा वो थोड़ी देर आराम करने की गरज से बेडरूम में चला गया। अलबत्ता उषा खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने थोड़ा बहुत जरूरत का सामान निकालकर कमरे के वस्त में बिछी खास चौड़ी मेज पर फैला दिया। उसके बाद बिस्तर वगैरह निकालकर बेडरूम में आ गई। उसने पलंग पर बिस्तर लगा दिया और अशोक को कपड़े तब्दील करने का कहकर खुद बावर्ची खाने में आ गई। उसका ख्याल था कि किचन काफी गंदा होगा और उसे खुद ही उसकी सफाई करना पड़ेगी, मगर यह देखकर वो हैरान रह गई कि किचन बिल्कुल साफ सुथरा था। हत्ता कि सिंक में भी टूटी खोलने से पानी आ रहा था। गैस का चूल्हा भी दुरुस्त हालत में काम कर रहा था। वो समझ गई कि यहाँ के निगरां गोर्धन नामी शख्स ने उनके आने से पहले ही हर चीज रेडी कर दी थी, मगर वो खुद कहाँ था? पहली बार उषा के दिल में यह तजस्सुस पैदा हुआ। वो चाय का पानी चढ़ाने के बाद यूं ही किचन से बाहर निकल आई। अचानक उसे आहट सी सुनाई दी, जैसे कोई चलते चलते रुकता है तो फर्श पर जूते की हल्की सी रगड़ गूंजती है। उसने ठिठक कर अपने इर्द गिर्द देखा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया।
जाने क्यों वो इस आवाज को अपना वहमा भी करार देना नहीं चाहती थी। सन्नाटे की गहराई बतदरीज बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अचानक किचन से पानी उबल कर गिरने की शाएं शाएं सुनाई दी। उषा चौंक कर किचन की तरफ पलटी। उसने चूल्हा बंद करके केतली की नॉब घुमा दी ताकि भाप निकलती रहे। उसके बाद वो वहीं खड़े खड़े एक बड़े से मग में चाय बनाने लगी। किचन का दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ बंद हो गया। ठीक उसी वक्त किचन का रोशनदान जोरदार खटके से वाह हो गया और सर्द मरतूब हवा का झोंका अंदर आया तो उषा के वजूद ने बेख्तियार झुरझुरी सी ले ली। वो ये अंदाजा न लगा सकी कि ये कैफियत उसकी सर्दी के बाइस थी या खौफ के। फिर अचानक उसे किचन के दरवाजे का ख्याल आया जो जरा देर पहले खुद ब खुद बंद हो गया था। उसे भी उसने बाहर अचानक चलने वाली तेज हवाओं का ही शाखसाना समझा और अभी उसने चाय का मग थामे किचन से बाहर निकलने का इरादा ही किया था कि उसे किचन के दरवाजे पर किसी के कदमों की वाज़ेह आहट सुनाई थी। उषा फितरतन एक निडर तजस्सुस पसंद औरत थी, मगर उस वक्त वो माहौल के ज़ेरे असर थी। उसने उसे एक लम्हे को अंदर से कुछ कमजोर सा बना दिया था, मगर फिर भी उसने बेखौफी का मुजाहरा करते हुए एकदम किचन का दरवाजा खोल दिया। सामने हॉल कमरे का सुनसान मंजर वाज़ेह था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर हवाओं का शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगा था। अब बाकायदा दूर कहीं बिजली भी कौंधने लगी थी। बादलों की गनगरज भी साफ सुनाई दे रही थी। उषा को अचानक नारायण दास की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि साहिली इलाके के करीब होने की वजह से यहां मौसम बदलते देर नहीं लगती। उषा चाय का मग थामे अपने अतराफ गहरी नजरें डालती हुई एक आरामदेह कुर्सी की तरफ बढ़ी और वहां बैठकर वो पुरख्याल अंदाज में चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। जाने क्यों उसकी निगाहें रेस्ट हाउस के दाखिली दरवाजे पर टिकी हुई थीं। बाहर अब बाकायदा धुआंधार बारिश शुरू हो चुकी थी। अंधेरा बढ़ने लगा था। इसी असना में उषा ने चाय का मग खाली कर दिया और अभी वो कुर्सी से उठने का इरादा ही कर रही थी कि अचानक उसे दरवाजे की तरफ यूं लगा जैसे कोई बाहर से उसे खोलने के लिए जोर लगा रहा हो। एक लम्हे को उषा का दिल खौफ से लरस उठा। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश का शोर और अंदर लम्हा ब लम्हा बढ़ने वाला अंधेरा उषा के आसाब पर हावी होने लगे थे। जाने वो कौन था जो बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उषा का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा और वो इस कैफियत में धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और करीब पहुंचकर आवाज़ बुलंद बोली, कौन है? उसके बोलने की देर थी कि अचानक दरवाजे ने लरसना बंद कर दिया, मगर उषा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अब भी दरवाजे के बाहर मौजूद है। वो गया नहीं था, क्योंकि दरवाजे के पट के नीचे की चौड़ी दराज से बाहर चमकने वाली आसमानी बिजली के साथ किसी के साए की भी झलक नजर आ रही थी। खौफ की एक सर्द लहर उषा को अपने वजूद में उतरती महसूस हुई। उसके पूरे वजूद में हल्की सी कपकपी तारी थी। फिर न जाने उसके जी में क्या आई कि उसने अपने खौफ पर काबू पाकर आगे बढ़कर यकदम दरवाजा एक झटके से खोल दिया। सामने निगाह पड़ते ही उसकी सांस सीने में ही अटक कर रह गई। सामने एक अजीब शख्स खड़ा पथराई हुई आंखों से यकटुक उषा को तके जा रहा था। वो खासा जसीम और दरमियाने कद का मालिक था। रंगत उल्टे तवे की तरह सिया थी। उसके चेहरे पर सबसे हौलनाक बात, जिसने उषा जैसी मजबूत आसाब की औरत को भी लर्जा कर रख दिया था, वो उसकी इंतहाई सर्द आंखें थीं, पलकों से बेनियास खुली की खुली। कौन हो तुम? उषा के मुंह से अटक अटक कर निकला। जवाबन वो मेकान की अंदाज में बोला, मेरा नाम गोर्दन है, चौकीदार हूं जी मैं, यहां लाला जी से मिलने आया था। उषा को उसकी आवाज अजीब और खुरखुराती हुई महसूस हुई। उसे उसकी बेवक्त आमद पर गुस्सा आने लगा था। इस वक्त क्या करने आए थे तुम? हमें यहां आए 6 घंटे हो चुके हैं। कहां मर गए थे तुम? मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने वैसे ही सपाट लहजे में कहा। अब जरा कहीं उषा का गुस्सा कम हुआ, ताहम वह बदस्तूर दुरुस्त लहजे में बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अब कल जरूर आना। बड़े कड़े दिल के साथ उषा ने उसे अगले रोज आने को कहा था। हालांकि ऐसे खौफनाक चौकीदार की वो दोबारा सूरत देखने की भी रवादार नहीं थी। इसी दौरान उषा ने खास बात नोट की थी कि गोर्दन की अजीब पथराई हुई नजरें उसके वजूद के पार होती हुई महसूस हो रही थी। अगले ही लम्हे उषा ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने बेडरूम में आ गई। रात के जाने किस पहर उषा की अचानक आंख खुली। बाहर अब बारिश बंद हो चुकी थी। उसके दाईं तरफ अशोक महवे ख्वाब था। उषा को अचानक हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका दिल बिला वजह ही जोर जोर से धड़क रहा है। वो चंद सानिये इसी तरह दम बखुद बिस्तर पर पड़ी रही। हर तरफ गहरी खामोशी का राज था।
उषा को अपने तनफ्फुस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी गहरी नींद से यूं अचानक कैसे जाग उठी थी। फिर उसके दिल में जाने क्या आई कि वो आहिस्तगी से बिस्तर से उठी। कमरे में शमादान रोशन था। उसकी लौ उषा को फड़फड़ाती हुई महसूस हुई। उषा का दिल जाने क्यों एक गैर मरई खौफ में मुब्तला हो रहा था। उसके जी में आया कि वो अशोक को जगा दे। उसने इस नाकाबिल बयान खौफ से छुटकारा पाने की खातिर दोबारा बिस्तर पर लेटने की भी कोशिश की, मगर नींद नदारत, सन्नाटा, वीरानी, खौफ, वसवसे ये भी किसी अफरीज से कम न थे। उषा ने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे अभी कोई एकदम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा। ठीक उसी वक्त एक तेज चीख आवाज ने उषा के ठिठके हुए दिल को बुरी तरह ठड़का कर रख दिया था। चीख इतनी जोरदार और वाज़ेह थी कि उषा उसे अपने वहम पर महमूल कर ही नहीं सकती थी। वो दोबारा बिस्तर से उठी। उसने महसूस किया कि यह चीख रेस्ट हाउस की अगबी तरफ से उभरी थी। उस कमरे का एक दरीचा मस्कूरा समत में खुलता था। उषा धड़कते दिल के साथ खिड़की की तरफ बढ़ी और आहिस्तगी से पर्दे को सरकाकर मुस्तैश हाथों से दोनों पट खोल दिए। हल्की सी ठंड का एहसास अपने चेहरे पर हुआ और उसे बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। बाहर हर सू धुंध आलूद तारीकी का राज था। अलबत्ता आसमान बरसने के बाद कदरे साफ हो चुका था। आखिर रातों का चांद आवारा बदलियों में छुप गया था, जबकि टिमटिमाते तारों की रोशनी में फजा मलगजी सी नजर आ रही थी। उषा ने सामने उस मध्यम रोशनी में अपनी निगाहें मरकूज कर दी। रेस्ट हाउस का उस अगबी हिस्से की तरफ का भी इलाका दूर तक जंगल में घिरा हुआ था। बांस और ताड़ के दरख्त बेजान हेवलों की तरह इस्तादा नजर आ रहे थे। अचानक उषा चौंकी। जरा दूर उसे बांस और ताड़ के जंगल में एक कदीम तर्ज की इमारत का खाका नजर आया। वो सांस रोके कभी वाजे और कभी गैर वाजे होते उस हेवले को तकती रही। उस पुरानी तर्ज की हवेली को देखकर उषा ने अंदाजा लगाया कि वो चीख उसी हवेली से उभरी थी। तब फिर अचानक दूसरी बार चीख की आवाज उभरी और उषा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। चीख बड़ी कड़ी और कर्बंगेज थी। उस चीख में एक फरियाद और नाकाबिले बयान सी अजियत पिन्हा थी। उसके बाद फिर तीसरी बार चीख उभरी, मगर इस बार निस्बतन जरा धीमी थी। फिर अचानक ही उषा को ऐसा लगा जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। उस पुरस्कार हवेली का फासला ज्यादा न था। हर सू खामोशी में यह आवाज और भी साफ सुनाई देती हुई महसूस हो रही थी। उषा की खौफजदा नजरें हवेली की साल खोरता इमारत पर जैसे जम कर रह गई थीं। दिल उसे कनपटियों में धड़कता महसूस हो रहा था। वो चीखें अब वाज़ेह तौर पर कर्राहों और सिसकियों में बदल चुकी थीं। तब अगले ही लम्हे उषा ने अपना दिल जरा मजबूत किया और हवास बहाल किए और एक फैसला करने के बाद खिड़की बंद करके वापस मुड़ी। चंद सानिये और चुपचाप खड़ी रही। उसकी फितरी तजस्सुस ने सर उभारना शुरू कर दिया और अब उन चीखों का खोज लगाना चाहती थी। तब उसने एक गर्म शाल ओढ़ी और टॉर्च संभाले तेज तेज कदमों से चलती हुई कमरे से निकली और रेस्ट हाउस का दरवाजा खोलकर बाहर तारीकी में आ गई। वहां हर सू गहरा सन्नाटा तारी था। तारीकी और खामोशी का राज था। उषा के दिल में अजीब अजीब वसवसे घर करने लगे थे, लेकिन वो अपने दिल में पक्का तहैया करके निकली थी। रेस्ट हाउस की उखड़ी उखड़ी रविश पर कहीं कहीं बरसात का पानी जमा हुआ था। उषा ने टॉर्च दाएं हाथ में पकड़ी, फिर शाल को अच्छी तरह अपने बदन पर लिपेटकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती टूटे हुए गेट से बाहर आ गई। उसके बाद वो बाएं तरफ घूम गई। अब उसने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी थी। वो रेस्ट हाउस के अकब में आकर आगे बढ़ने लगी। सामने उसे पुरानी हवेली की इमारत साफ नजर आ रही थी। उषा के अंदर जाने किस तरह इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि वो इस कदर अंधेरी रात में उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसे सिर्फ एक तजस्सुस था, उन चीखों का सुराख लगाने का तजस्सुस था। वो हैरान थी कि आखिर ये चीखें किसकी हैं। वो जो कोई भी था इस तारीक रात के वीराने में क्यों आओ फगा कर रहा था। वो उसका खोज लगाना चाहती थी। दफतन उसे फिर किसी के चीखने और बाकायदा चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसके दिल की धड़कनों के साथ साथ कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। टॉर्च वाला हाथ भी कपकपाने से लगा था। इस बार चीख का आहंग उसे साफ तौर पर महसूस हुआ था। कोई नस्वानी चीख थी, मगर उस नस्वानी चीख के बाद पै दर पे चिल्लाने और रोने की आवाजों में एक से जायद अफराद की आवाजों की आमेजिश महसूस हुई थी। उषा का दिल एक बार फिर खौफ के मारे लरसने लगा। एक लम्हे को उसके दिल में आया कि फौरन यहां से लौट जाए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। चलते चलते अगरचे एक लम्हे को उसके कदमों की रफ्तार धीमी जरूर हुई थी, मगर वो रुकी नहीं थी। उसकी ठिठकी हुई फटी फटी नजरें हुनूस सामने वाली पुरानी हवेली पर जमी हुई थी। फिर जब वो जरा करीब पहुंची तो एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। टॉर्च की रोशनी उस तरफ करके बगौर तकने लगी।
उसे उस पुरानी हवेली के पहलू में एक छोटा सा घर भी दिखाई दिया था। न जाने क्यों उषा को यूं लगा कि चीखों की आवाजें उस हवेली से नहीं बल्कि उस मकान से आ रही थीं। वो मकान छोटा था, बमुश्किल एक दो कमरों का, जिसकी छत ज्यादा बुलंद नहीं थी। उषा को हैरत हुई कि इस वीराने में यह मकान क्यों था। क्या इसमें मकीन थे? ये सवाल उषा के दिल में अचानक उभरा था। फिर अगले ही लम्हे उसने आगे कदम बढ़ाए। अब वो मकान के टाट झूलते दरवाजे पर रुक गई थी। यहां पहुंचकर दिल की अजीब कैफियत होने लगी थी। वो खौफ आमेज वसवसों और तजस्सुस की दरमियानी कैफियत से दो चार थी। अचानक उसे फिर किसी के चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था कि चीख की आवाज पुरानी हवेली के बजाय उसके पहलू में बने इस मकान से आ रही थी। लेकिन उषा को यूं लगा जैसे इस बार मकान के अंदर से आने वाली चीख, जो अब तकलीफ दे आवों और सिसकियों में बदल गई थी, वो उन चीखों से कतई मुख्तलिफ थी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने रेस्ट हाउस के कमरे से सुनी थी। और तब उसका दिल एक और इंतहाई लर्ज़ाखेज चीख पर कांप गया। उसके हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची थी, क्योंकि ये चीख अब सामने वाली हवेली से सुनाई दी थी। यही वो असल चीख थी जिसे उषा ने अपने रेस्ट हाउस के कमरे से सुना था। फिर उसका दिल थक से रह गया। उसे उस मकान के अंदर से भी बदस्तूर किसी के रोने और सिसकने की खुटी खुटी आवाजें आ रही थीं। ये क्या मुअम्मा था? बैक वक्त दो जगहों से चीखने और रोने की आवाजों ने उषा को सख्त आसाबी कशीदगी में मुब्तला कर दिया था। पुरस्कार हवेली पर अब सन्नाटा छा गया था। उषा ने पहले मकान का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। अभी उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक अंदर से खुशीली आवाज सुनाई दी। कुतिया की बच्ची बकवास करती है, मचा शोर और मचा, मैं नहीं घबराने वाला। इस होसीली हुर्राट के साथ ही फिर दोबारा किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। उषा इस मर्दाना आवाज पर बुरी तरह चौंकी थी, क्योंकि ये आवाज उसे शनासा महसूस हुई थी। पहले तो उसे जरा डर लगा, मगर फिर उसे उस शख्स पर गुस्सा आने लगा जो शायद अपनी बीवी पर तशद्दुद कर रहा था। ये वही जर्द आंखों वाला चौकीदार था जिससे उषा की पुरस्कार अंदाज में मुलाकात हुई थी। बिलाखिर उषा ने जोर से दरवाजा धड़धड़ा डाला। अंदर एकदम खामोशी छा गई। जरा देर बाद दरवाजा खुला और चौकीदार गोर्दन का चेहरा उभरा। उसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था, मगर उषा को सामने देखकर वो एकदम भीगी बिल्ली बन गया और हैरत से उषा का मुंह तकने लगा। आप यहां कैसे मालिकन? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उषा ने एक नागवार सी निगाह उस पर डाली। फिर उसे गोर्दन की पुष्ट की तरफ एक गमजदा औरत का अश्कबार चेहरा दिखाई दिया। हटो परे। उषा ने गोर्दन को झड़का और अंदर कदम रख दिया। वो समझ गई थी कि गोर्दन अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहा था। उषा फितरतन एक नर्मखो और हमदर्द औरत थी। उसने आगे बढ़कर गोर्दन की बीवी को अपने साथ लगा लिया। उसकी बिखरी जुल्फों को बड़ी मोहब्बत से संवारते हुए एक तरफ हैरान और परेशान खड़े गोर्दन की तरफ देखकर गौसीले लहजे में बोली, क्यों मार रहे थे इस बेचारी को? जी वो शट अप। अगर दोबारा इस पर जुल्म किया तो खैर नहीं तुम्हारी, उषा ने दुरुस्त लहजे में गोर्दन से कहा। फिर उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जे हुई। क्या नाम है तुम्हारा? जी मीना, उसने मुख्तसर जवाब दिया। उसके चेहरे पर उषा देवी के लिए तशक्कुराना जज्बात नुमाया थे, ताहम उसे खुशी के साथ हैरत भी हो रही थी। उस बेचारी के तो वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि यूं पहर रात में कोई औरत उसकी दादरसी के लिए आ सकती है। मीना, तुम कल से मेरे पास आना रेस्ट हाउस में, समझी? वहां काम है मुझे तुमसे, ठीक है? उषा ने मीना से कहा और मीना ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। इसी दौरान उषा की निगाहें एक तरफ खामोश खड़े गोर्दन से टकराईं और अगले ही लम्हे उसे अपने वजूद में लातादाद चींटियां सी रेंगती महसूस होने लगीं। गोर्दन की गहरी जर्द आंखें यकटुक उषा की तरफ जमी हुई थीं और उसकी सरसराती नजरें उषा को अपने वजूद के पार भी होती महसूस हो रही थीं। उषा को उन नजरों में सर्द मोहरी के साथ साथ नागवारी की भी झलक नुमाया तौर पर महसूस हुई थी। ताहम फिर कुछ कहे बगैर वो बाहर आ गई। गोर्दन ने इंतहाई जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। उषा ने दांत भींच लिए। फिर जब उसने रेस्ट हाउस की जानिब वापस कदम बढ़ाने चाहे तो अचानक न जाने उसके दिल में क्या समाई कि उसने उस पुरानी हवेली के अंदर जाने का इरादा कर लिया, जो चंद ही कदम के फासले पर उसके सामने थी। उषा को यकीन था कि पहली हौलनाक चीख उसने जो उस कमरे में सुनी थी वो उस हवेली से आई थी। वैसे भी जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि अंदर जाए। टॉर्च उसके हाथ में थी। फिर वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी।
हवेली कौन साली का नमूना पेश कर रही थी। हवेली के सदर दरवाजे के दाएं बाएं पोसीदा से 2 सतूनों के साथ अजीब से जानवरों के चिंगाड़ते हुए चेहरों की मूर्तियां बनी हुई थीं। उषा को यूं लगा जैसे कोई गैर मरई शय उसे अपने साथ बांधकर कशा कशा उस पुरानी हवेली की तरफ खींचे लिए जा रही है। उषा हवेली से उभरने वाली करी चीखों का भी सुराग लगाना चाहती थी, बल्कि उसके ख्याल के मुताबिक असल मुअम्मा उस पुरानी हवेली के अंदर से उभरने वाली चीखों का था। गोर्धन के घर की तरफ तो उसका ध्यान महज इत्तेफाकन ही चला गया था। उषा अपने धड़कते दिल की कैफियत पर काबू पाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सदर दरवाजे की शिकस्ता सीढ़ियां चढ़ती हुई दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। उसके चार अतराफ में गहरी खामोशी का राज था। हवेली के शिकस्ता दरो दीवार से कोहना साली अया थी और यही हाल बुलंद चौखट वाले उस दरवाजे का था जिसके सामने वो खड़ी थी। उसने कपकपाता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। दरवाजे को हल्का सा अभी उसने अंदर धकेलने के लिए हाथ लगाया ही था कि वो एक कर्रा आमेज चरचराहट के साथ अंदर की तरफ खुलता चला गया। अंदर तारीकी का राज था। ठीक उसी वक्त जब उषा ने एक कदम आगे बढ़ाया, अंदर किसी दूर उफ्तादा गोशे से किसी के रोने और सिसकियां उभरने की आवाजें सुनाई देने लगी। उषा अपनी जगह पर गड़ कर रह गई। उसने अपने हवास काबू कर रखे थे। अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी को उसने अंदर फेंका। वो तजब्जुब का शिकार थी। एक बार उसके दिल में आया कि फौरन यहां से भाग जाए, मगर वो अपनी पुरतजस्सुस फितरत के हाथों मजबूर थी। रोने और सिसकने की आवाजों में लम्हा ब लम्हा इजाफा होने लगा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे मर्द और औरत किसी कोने में बैठे रो रहे हों। बिलाखिर उषा ने हिम्मत की और धड़कते दिल के साथ उसने अंदर कदम रखे। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि अंदर से अनगिनत चिमगादड़ें चीखती हुई खौल की सूरत में बाहर को उमड़ी। उषा के हलक से चीख निकल गई और वो अपने दोनों हाथों से सर थाम कर नीचे बैठ गई। जब चिमगादड़ों का ये शोर मचाता सैलाब गुजर गया तो उषा उठी। उसका दिल अब बुरी तरह धक धक करने लगा था। खौफ ने भी उसके पूरे वजूद में घर करना शुरू कर दिया था। उसने कपकपाते हाथ में टॉर्च को उठाया जो चिमगादड़ों के हमले की वजह से हाथ से छूट गई थी। रोशनी का खासा बड़ा हाला हवेली की शिकस्ता दीवारों, गुलाम गर्दिशों और सीरनज़दा जीनों में चकराता हुआ मान एक ऐसे गोशे पर जा पड़ा जहां चिमगादड़ों का एक और गोल मौजूद था। मगर उषा की आंखें उस वक्त दहशत के मारे फैल गईं जब उसने ये देखा कि दीवारों के शिकस्ता रखनों और रोजनों के साथ उल्टी चिमकी हुई सारी चिमगादड़ों की गर्दनें गायब थीं। सब सरबरीदा थीं और खून उनकी कटी हुई गर्दनों से नलके की सूरत में बह रहा था। बेख्तियार उषा के हलक से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और उसने बेतहाशा वापस रेस्ट हाउस की तरफ दौड़ लगा दी। उषा हाँपती कांपती वापस रेस्ट हाउस पहुंची तो उसका पूरा वजूद खजा रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। रफ्ता रफ्ता उसके औसान जरा बहाल हुए, मगर खौफ और दहशत की कैफियत कम नहीं हुई थी। सरबरीदा चिमगादड़ों के रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हुनूस उसकी आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। उषा अपने बेडरूम में आई। उसने महसूस किया कि प्यास की शिद्दत से उसका हलक सूख कर कांटा हो रहा था। उसने 2 गिलास पानी पिए। रात आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। उषा जब बिस्तर पर अशोक के बराबर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उस पुरानी हवेली में उभरने वाली किसी मर्द और रोने की आवाजों के बारे में उसका जहन उलझा हुआ था। वो कौन थे? आया अंदर रोते हुए मर्द औरत मौजूद भी थे या उसका महज वहम था? इन्हीं ख्यालों में गलता न जाने किस वक्त उषा की आंख लग गई और वो गहरी नींद में डूब गई। अगली सुबह वो दिन चढ़े सोती रही थी। जागी तो उसे भूख लग रही थी। गोर्धन ने वादे के मुताबिक अपनी बीवी मीना को आज सुबह ही रेस्ट हाउस भेज दिया था। किचन उसने आकर संभाल लिया था। दरहकीकत उषा ने दानिश्ता ऐसा किया था ताकि मीना अपने जालिम शौहर गोर्धन के अताब का कम से कम निशाना बने। बहरहाल मीना यहां काम करके खुश थी। मीना, एक बात बताओ, उषा ने उससे पूछा। जी मालकन। गोर्धन क्या तुम्हें रोज इसी तरह मारता है? उषा की बात पर मीना ने मखमूम अंदाज में अपना सर खामोशी से झुका लिया। वो क्यों मारता है तुम्हें? हालांकि तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, शक्ल सूरत भी तुम्हारी अच्छी है। मालिकन, गोर्धन पहले ऐसा नहीं था। बिलाखिर मीना ने लब कुशाई की। वो मुझसे मोहब्बत करता था और मुझे यकीन है कि वो अब भी मुझे बहुत चाहता है। मगर एकाएकी अल्फाज मीना के हलक में अटक से गए और वो खौफजदा सी नजर आने लगी। उषा उसकी कैफियत पर जरा चौंकी और बोली, हाँ हाँ कहो। ये मगर क्या कहा? चुप क्यों हो गई तुम? उषा ने उसे हौसला दिया। उसे शायद ये अंदाजा हुआ था कि मीना उसे कुछ बताने से कतरा रही थी। ये मैं आपको नहीं बता सकती मालकन, वरना
गोवर्धन मुझे बहुत मारेगा। उषा के पहम इसरार पर मीना ने खौफजदा से लहजे में कहा। साफ लग रहा था कि उसे अपने शौहर की तरफ से यह बात बताने की मुमानियत है। उषा को कुरेद तो लग गई थी, बल्कि मीना के इस अंदाज ने उसे और चौंका दिया था। लिहाजा वो मीना को तसल्ली देते हुए बोली, देखो मीना, डरो मत। अगर गोवर्धन पहले तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब वो तुम्हें किसी वजह से भी मारता है, तो वो वजह मुझे बताओ, ताकि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकूं। दर हकीकत मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपने पति से मार न खानी पड़े। मेरा वादा है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ बोलो अब। उषा इतना कहकर खामोश हो गई। उसकी निगाहें अब उषा के मुतज़ब्ज़ब चेहरे पर जमकर रह गई थीं। मीना के चेहरे पर कदरे तमानियत के आसार नमूदार हुए थे। फिर वो चंद सानिये कुछ सोचते रहने के बाद अजीब से गुमगू लहजे में बताने लगी, मालकन, गोवर्धन मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता था, मगर जब से वो मनूस शहनाइयां। मीना की आवाज हलक में अटक कर रह गई, क्योंकि उसी लम्हे रेस्ट हाउस के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई थी और उषा का ध्यान कार की तरफ चला गया। शायद नारायण आ गया। वो जेर लब बुड़बड़ाई थी। दर हकीकत उसे और अशोक को नारायण का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। वो ताज़ा सूरत हाल के बारे में उसके पति को आगाह करने आया था। चूंकि उषा के बार बार पूछने पर भी अशोक ने अपनी परेशानी के बारे में उसे अब तक कुछ नहीं बताया था, मगर उषा को तो उसी दिन से ही खुद बुत लग गई थी, जब एक दिन उसकी रिहाइशगाह में नारायण बदहवासी के आलम में आया था। और फिर न जाने उसके और अशोक के दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू हुई थी, जिसे उषा ने सुनने की नाकाम कोशिश की थी, मगर सुन नहीं सकी थी। उसके अगले दिन ही अशोक ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था। उषा के पूछने के बावजूद अशोक ने उसकी वजह नहीं बताई थी। फिर 1-2 रोज बाद ही हंगामी तौर पर ये लोग वहां से आर्जी तौर पर इस वीराने में आन बसे थे। उषा ने पक्का तहैया कर रखा था कि इस बार वो नारायण और अशोक के दरमियान होने वाली मशकूक गुफ्तगू की सुनगुन लेने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक नारायण इस बार जरूर कोई अहम और फैसला कुन खबर लेकर आएगा। लिहाजा यही वजह थी कि जब गोवर्धन चौकीदार की बीवी मीना अपने और अपने शौहर गोवर्धन के बीच नाचाकी की पुरस्कार वजह बताने में लगी थी, इसी दौरान बाहर गाड़ी की आवाज पर उषा बुरी तरह चौंकी और बेख्तियार बाहर को लपकी, जबकि मीना हैरान और परेशान अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उषा कमरे से निकलकर खिड़की की तरफ आई और वहां से बाहर झांका तो उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। कार से नारायण उतर रहा था। उषा ने उसके चेहरे का जरा गौर से जायजा लिया तो वो उसे कुछ परेशान सा नजर आया। उषा के दिल में जाने क्या आया कि वो वापस जल्दी से अपने कमरे में आ गई और मीना को बाहर दरवाजा खोलने भेज दिया। दूसरे कमरे में अशोक मौजूद था। उषा किसी मकसद के तहत कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। अगले ही लम्हे बाहर दरवाजा खुलने और अशोक की बातें करने की आवाज उभरी। जरा देर बाद वो हॉल कमरे में बराजमान हो गए थे। मीना को शायद चाय वगैरह बनाने के लिए किचन की तरफ भेज दिया गया था, जबकि उषा का इरादा खामोशी के साथ कमरे से निकलकर अशोक और नारायण की बातें सुनने का था। अभी वो इस मकसद के लिए कमरे से बाहर निकलना ही चाहती थी कि अचानक दरवाजे पर कदमों की चाप उभरी। यकबारगी उषा का दिल धड़का। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला। अशोक सामने खड़ा था। चंद सानिये बाद वो उषा को खामोश नजरों से देखने के बाद बगैर बात किए दोबारा लौट गया। उषा को जाने क्यों ऐसा लगा जैसे अशोक कमरे में उसकी मौजूदगी की तसल्ली करने आया था। अशोक की इस हरकत से उषा को मजीद कुरेद लग गई और फिर वो थोड़ी देर बाद आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर मुख्तसर से कॉरिडोर में आ गई। उस वक्त दिन के 12 बजे थे। हॉल कमरे से अशोक और नारायण के धीमे धीमे लहजे में बातें करने की आवाजें आ रही थीं। उषा बेआवाज कदमों से चलती हुई उस खिड़की के करीब आ गई जो अंदर हॉल में खुलती थी। यहां से बातों की आवाज साफ तौर पर उसकी समातों तक पहुंच रही थी। उषा ने जरा खिड़की से सर उभार कर देखा। सामने के सोफे पर नारायण और अशोक आपस में धीमी सरगोशियों में बातें कर रहे थे। सर, मामला बहुत ही नाजुक होता जा रहा है। गुरमुख दास और वाधुमल कुछ ज्यादा ही गले को आने लगे हैं। अब उन दोनों बूढ़े गिधों ने आपका खुलेआम नाम लेना शुरू कर दिया है। अचानक उषा के कानों से नारायण दास की परेशान कुन गुफ्तगू के अल्फाज टकराए। वो अशोक से मुखातिब था। फिर उषा को अपने पति की आवाज सुनाई दी। वो नारायण दास से कह रहा था, इसका मतलब है कि मैंने मुस्तफी होकर गलती की, क्योंकि जब तक मेरे बदन पर वर्ती थी ये दोनों बुढ़े खामोश थे। फिर लम्हा भर तवक्कुफ के बाद अशोक ने पहलू बदल कर नारायण से पूछा, नारायण, कहीं मैंने इस्तीफा देकर गलती तो नहीं की? मेरा मतलब है कि कहीं मुझ पर शक न किया जा रहा हो। आपने अपनी तबीयत की खराबी का जो उज़्र दिया था उसी बिना पर आप पर कोई शक नहीं कर सकता।
अलबत्ता उन दोनों बूढ़े गिधों का कोई और बंदोबस्त करना होगा। नारायण इतना कहकर खामोश हुआ तो अशोक बोला, वैसे नंदलाल और कुमारी की लाशों का क्या हुआ? वो पुलिस के हाथ लगी या नहीं? यही तो हैरानी है। बल्कि कम से कम हमारे लिए खुशी की बात यह है कि वो अभी तक किसी के भी हाथ नहीं लग सकी हैं। नारायण ने कदरे खुश होकर कहा। इधर सुनगुन लेती उषा उन दोनों की गुफ्तगू पर गुमसुम सी हो गई। लाशों के तस्करे ने उसका दिमाग झुंझला डाला था और वो परेशान कुन अंदाज में सोचने लगी कि न जाने ये लाशों का क्या मामला है। ठीक उसी वक्त उषा को ऐसे लगा जैसे कोई उसके अक़ब में बिल्कुल करीब खड़ा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर घुमाकर पीछे देखा और फिर जैसे सांस लेना भूल गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने हलक से उभरने वाली चीख पर काबू पाया था। वो अब फटी फटी नजरों से उस शख्स को तके जा रही थी जो न जाने कब से उसके पीछे खड़ा था। वो जर्द और पथराई हुई आंखों वाला चौकीदार गोर्धन था, जिसे देखकर उषा के पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। उसे अचानक अपने अक़ब में देखकर अगरचे उषा का दिल एक लम्हे को धक से रह गया था, मगर दूसरे ही लम्हे उषा के दिल में खौफ की जगह गुस्से ने ले ली और गोर्धन हुनूस बड़ी डिठाई के साथ पुरस्कार नजरों से उषा के चेहरे की तरफ तके जा रहा था। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? जाओ यहां से, उषा ने दुरुस्त लहजे में उसे डांटा तो गोर्धन के मकरू चेहरे पर एक मखसूस सी खौफनाक मुस्कुराहट ऊद कर आई और वो उषा को अजीब नजरों से घूरता हुआ वहां से चला गया। उषा के पूरे वजूद में अभी तक जर्द आंखों वाले गोर्धन की खौफनाक मुस्कुराहट खप कर रह गई थी। उषा गोर्धन से इस कदर खौफजदा हो गई कि वो ज्यादा देर अपने पति अशोक और नारायण दास के दरमियान होने वाली मशकूक गुफ्तगू ना सुन सकी और फौरन अपने कमरे में आ गई। उसके दिलो दिमाग में अभी तक गोर्धन का मनूस मुस्कुराता चेहरा गर्दिश कर रहा था। फिर काफी देर बाद जब नारायण वापस वहां से चला गया तो उषा अशोक पर चढ़ दौड़ी। तुम आखिर मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताते क्यों नहीं हो? आखिर को मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम अपनी परेशानी मेरे साथ क्यों शेयर नहीं करते? अशोक के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसने खुद पर काबू पाया और फिर एक तवील सांस लेकर बोला, देखो उषा, दर हकीकत मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम यहां आराम से रहो, एंजॉय करो और बस बाकी का दर्द सर मेरे लिए रहने दो। उषा ने बगौर अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा। उसे लगा जैसे अशोक किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो। वो अशोक को जानती थी, वो शुरू से ही ऐसा था। जो भी परेशानी या तकलीफ होती किसी से शेयर नहीं करता था, खुद ही उसे भुगतने की कोशिश करता था। मगर उषा को इस बार अशोक कुछ ज्यादा ही मुसीबत में मुब्तला नजर आ रहा था। वो खुद बेचैन हो गई थी और कहने लगी, मगर अशोक, तुम खुद सोचो, तुम्हें परेशानी में देखकर मैं कैसे आराम से रह सकती हूं? क्या कोई ऐसी परेशानी है कि तुम मुझे भी नहीं बता सकते? उषा के लहजे में हल्का सा शिकवा था। अशोक ने एक नजर उसकी तरफ देखा। इसमें कोई शक न था कि दोनों मियां बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लिहाजा चंद सानिया के बाद अशोक एक कुर्सी पर गिर सा गया और फिर कहने लगा, मेरे ख्याल में कुछ दुश्मनों ने साजिश तैयार की है। वो किसी केस में मुझे फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तुम्हें उनका मुकाबला करना चाहिए। इस तरह यूं मैदान छोड़कर इस वीरान जगह आने का आखिर मकसद क्या था? उषा ने कहा तो अचानक अशोक ने उषा की तरफ चुभती हुई नजरों से देखा। उसके चेहरे से साफ ऐसा था कि उसे उषा की बात बुरी लगी है, मगर फिर फौरन ही उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, उषा, वो दुश्मन बहुत ताकतवर हैं और ये सब मैंने नारायण के मशवरे से ही किया है। तुम तो उसे जानती ही हो कि वो मेरा कितना खैरख्वाह है। वो मेरा मातहत ही नहीं बल्कि हमदर्द दोस्त भी है। मसलहत और हालात का तकाजा ऐसा ही था कि मुझे यहां आना पड़ा। इस तरह नारायण के ख्याल के मुताबिक वो कैरावाला में मेरे मुनासिब दिफा कर सकता है। अशोक ने अपनी बात मुकम्मल की, मगर उषा के चेहरे से फिर भी यही जाहिर हो रहा था कि वो अभी तक तजब्जुब का शिकार है। बिलाखिर वो बोली, मगर मैं नारायण के ख्याल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि वो इस तरह तुम्हारा दिफा कर सकता है, बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मसले को तवील अरसे तक उलझावे में मुब्तला कर सकता है। लम्हे भर तवक्कुफ के बाद उषा ने अशोक के चेहरे की तरफ बगौर देख कर पूछा, वैसे तुम्हारे दुश्मनों ने आखिर ऐसी क्या चाल चली है? मुझे भी तो कुछ बताओ। अब की बार अशोक खुद पर काबू न पा सका और झुंझलाकर कदरे दुरुस्त लहजे में बोला, उषा प्लीज, तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करो। इस तरह मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। तुम बस अपने काम से काम रखो। लेकिन अशोक, हमारा बेटा विशाल वहीं रहता है, वहां तालीम हासिल कर रहा है। भगवान ना करे अगर तुम्हारे दुश्मनों ने उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? वो ऐसा नहीं कर सकते।
विशाल की हिफाजत का बंदोबस्त नारायण ने पहले ही कर रखा है। उसने सादा लिबास में पुलिस के आदमी निगरानी पर मामूर कर दिए हैं, और वैसे भी नारायण हमें विशाल की खैर खैरियत की इत्तला देता रहेगा यहां आकर, अशोक ने कहा। विशाल उनका अकलौता जवान बेटा था और वहीं बोर्डिंग में रहता था। खासा होनहार लड़का था, लेकिन बहरहाल उषा के दिल में अब एक बेनाम सी बेचैनी घर कर गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति उसे जहनी परेशानी बताने से क्यों गुरेजा है। क्या वाकई उसे अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था? मगर उषा ने सोचा इस तरह वो मजीद परेशानी में मुब्तला हो सकती है। उस वक्त तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन रात को जब ये दोनों मियां बीवी अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटे तो अशोक ने उषा की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए सरसराते लहजे में कहा, उषा, तुमने मेरे और नारायण के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी? उसकी बात और अजीब लहजे पर उषा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अशोक के चेहरे पर गहरी मतानत खंडी हुई थी। उषा को झूठ बोलने की जुर्रत ना हो सकी, मगर वो ये सोचे बिना न रह सकी कि आखिर अशोक को यह बात किसने बताई। क्या उस मनहूस गोर्धन ने? हाँ, मगर वो कहते कहते रुक गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है उषा। अगले ही लम्हे अशोक फट पड़ा और उषा यकदम सहम गई। तुम्हारे इस फजूल किस्म के तजस्सुस ने मुझे खासा परेशान कर डाला है। तुम कैसी पत्नी हो उषा? बजाय मेरी मुसीबत कम करने के तुम उसमें इजाफा करना चाहती हो। देखो उषा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि फजूल किस्म की टोबाजी में अपना वक्त और मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं ऐसे महकमे से ताल्लुक रखता हूं जहां अपने साए से भी मोहतात रहना पड़ता है। बास बातें ऐसी होती हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उसे अपने घर में हत्ता के अपनी पत्नी और बच्चों से भी छुपाने पर मजबूर होता है। समझी तुम? अशोक इतना कहकर खामोश हो गया। झुंझलाहट के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ऐसे में उषा को भी अपने पति पर तरस आने लगा था। वो तो बेचारी खुद उसकी परेशानी कम करना चाहती थी, ताहम वो कुछ न बोली। अलबत्ता उसे गोर्धन पर गुस्सा आने लगा था, जिसने उसकी चुगली खाई थी। उषा को अब गोर्धन से इंतहाई नफरत महसूस होने लगी थी। अशोक करवट बदलकर सो गया था, लेकिन उषा की आंखों से नींद अभी कोसों दूर थी। उसका जहन मुख्तलिफ उलझन आमेज और परेशान कुन ख्यालात की आमज का बना हुआ था। पुरानी हवेली से आने वाली पुरस्कार चीखें, फिर गोर्धन की दुखियारी बीवी मीना का किसी मनहूस शहनाइयों के बारे में बताते हुए अचानक खामोश हो जाना, और नारायण और अशोक के दरमियान होने वाली राजदाराना गुफ्तगू, जिसमें वो बुढ़ों की लाशों की गुमशुदगी के बारे में तशवीश और वो अपने पति अशोक की पुरस्कार परेशानी की वजह से हद दर्जे खाइफ थी। पहर रात दबे पांव गुजर रही थी। उषा ने सोने की बहुत कोशिश की थी, मगर अब तो उसके अंदर पहले से ज्यादा खुदबुद शुरू हो चुकी थी। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर उसका पति अशोक उसे अपनी परेशानी के बारे में आगाह क्यों नहीं करना चाहता। ऐसा क्या राज है जो वो उसके सामने भी आश्कारा नहीं करना चाहता? नेज उसके वो दुश्मन कौन थे जिससे वो इस कदर खाइफ था कि इस वीराने में आन बसा था? आखिर वो दुश्मन उसके पति के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिशें तैयार कर रहे थे कि ये उनके खौफ से न सिर्फ अपनी अच्छी खासी मुलाजमत तक से मुस्तफा होने पर मजबूर हो गया था, बल्कि आर्जी तौर पर सही अपना शहर और घर बार भी छोड़ दिया था। और फिर नारायण दास, वो क्या कर रहा था? क्या वो वाकई अशोक का खैर खा था? अब जबकि अशोक उसका ऑफिसर नहीं रहा था, फिर उसे ये सारा दर्द सर मोल लेने की क्या जरूरत थी? कोई पुरस्कार चक्कर था जिसकी बड़ी राजदारी से पर्दादारी की जा रही थी। उषा जितना सोचती उतनी ही उसकी तशवीश बढ़ती जा रही थी। इस सारे चक्कर में उषा को सबसे ज्यादा पुरस्कार और मशकूक शख्सियत चौकीदार गोर्धन की महसूस हो रही थी। गोर्धन का नाम जहन में आते ही न जाने क्यों उषा के अंदर तलखी सी फैल जाती थी। अचानक उषा एक आवाज पर ठिठकी। ये आवाज बिल्कुल मध्यम सी थी, जैसे दूर कहीं शादियाने और नफरियां बज रही हों, जैसे कोई बारात आ रही हो। उषा को हैरानी हुई, बल्कि इस वीराने में ये शहनाइयां कैसी थीं? यह आवाज खिड़की की तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। उषा आहिस्तेगी से उठी और खिड़की के करीब आकर उसने एक पट खोला तो सामने देखकर वो बुरी तरह चौंकी। सामने ताड़ और बांस के दरख्तों में घिरी हुई वो पुरानी हवेली उस वक्त बकाए नूर बनी हुई थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उस पुरानी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंगीन कुमकुमों की रोशनियां चारसू फैली हुई थीं और मेहमान लोगों के अलावा बारातियों ने जर्क बर्क लिबास पहने हुए थे। नफरिया और शादियाने भी बज रहे थे। उषा को हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो हैरत से सोचने लगी कि इस वीराने और पुरानी हवेली में भला किसकी शादी हो रही थी। यहां तो कोई भी नहीं रहता था। शादियानों की आवाजें अब काफी वाज़ेह हो गई थीं।
उषा ने जल्दी से खिड़की का पट बंद किया तो आवाजें धीमी पड़ गईं। वो तकरीबन दौड़ती हुई रेस्ट हाउस के बाहर आई और हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली की तरफ से आने वाली आवाजें काफी दूर तक फैली हुई थीं। आसमान साफ और तारों भरा था। हल्की हल्की खुनक हवा चल रही थी। उषा तेज तेज कदमों से चलती हुई हवेली के करीब आई और बारातियों को हैरत भरी नजरों से तकने लगी। लोगों के चेहरों से खुशियां फूटी पड़ रही थीं। उनमें मर्दों के अलावा जवान औरतें और लड़कियां, बच्चे, गरज हर उम्र के लोग शामिल थे। फिर अचानक एक बड़ी सी सजी संवरी कार वहां आकर रुकी और उसमें से दूल्हा दुल्हन उतरने लगे। लोगों के झुरमुट में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हवेली के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उषा अभी तक वर्ताए हैरत में मुब्तला थी। उसका जहन अभी तक उलझा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि भला इस वीराने में ये इतने सारे लोग कहां से आन जमा हुए थे, और वो भी इस साल खुर्दा पुरानी हवेली में। ये कौन दूल्हा दुल्हन थे जिनकी यहां शादी हो रही थी? उषा ने एक बनी संवरी औरत से पूछा, ये किसकी शादी हो रही है? उस औरत ने अजीब सी खामोश नजरों से पहले उषा का सरतपा जायजा लिया, फिर अजीब सरसराते लहजे में सिर्फ इतना कहा, ये कुमारी नंदलाल की शादी हो रही है। ये कहकर वो औरत अंदर हवेली में चली गई और उषा अपनी जगह सुन होकर रह गई। कुमारी और नंदलाल, ये दोनों नाम तो उसने अशोक और नारायण की जबानी सुने थे, मगर वो तो उसकी लाशों का जिक्र कर रहे थे। तो फिर ये दूल्हा और दुल्हन, कुमारी और नंदलाल कौन थे? उषा ने एक चुरचुरी लेकर सोचा। उसे यूं लगा कि एक बेनाम सा खौफ उसे जकड़ने लगा था। उसका वहां खड़ा होना तो भर हो गया था। उसने करीबी वाक़े चौकीदार गोर्धन के घर की तरफ देखा, जिसके दरवाजे पर टाट पड़ा हुआ था। उषा के दिल में आई कि वो हवेली के अंदर जाए, मगर फिर जाने क्यों वो सोचकर वापस पलट आई। वो वापस तेज तेज कदमों से चलती हुई रेस्ट हाउस में आई और अपने कमरे में आकर अपने शौहर अशोक को जगाने लगी। अशोक, अशोक उठो, जल्दी करो। उसके झंझोड़ने पर अशोक ने कसमसाकर आंखें खोली। क्या है भाई, क्या हुआ? सोने दो। वो उसका हाथ झटक कर नीम खापीदा लहजे में बोला, अरे भाई उठो, बारात आई है। वहां देखो, हवेली में किसी की शादी हो रही है। उषा ने हाँफती हुई आवाज में उसे बताया, तुम्हारा दिमाग खराब है। इस वीराने में किसकी शादी हो रही है यहाँ? अशोक ने बेजारी से कहा और फिर सोने के लिए करवट बदलने लगा, मगर उषा ने फिर उसे झंझोड़ा तो बादल नगास्ता वो बुड़बड़ाते हुए उठा। उषा उसे खिड़की के पास लेकर आई और खिड़की के दोनों पट खोलकर बोली, वो देखो उस हवेली में। शश आवाज उसके हलक में ही अटक गई, क्योंकि बाहर पुरहैबत तारीकी और सन्नाटा तारी था। आसमान पर टिके चांद की तिलिस्मी रोशनी में डंडोमंद दरख्तों में घिरी हुई वो पुरानी हवेली वीरान थी। आसपास कोई जी नफ्स तक मौजूद न था। अभी थोड़ी देर पहले वाली उस गहमा गहमी का दूर दूर तक नामो निशान न था। वो पुरानी हवेली जिस पर रंगीन बल्बों के कोमकोमे रोशन थे, अब वो सारे ही मफकूद हो चुके थे। हवेली पर वैसे ही अजली वीरानी और एक सीलन ज़दा सी पुरस्कार खामोशी मुसल्लत थी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। बिला वजह मेरी नींद खराब कर डाली। वो बुड़बुड़ाता हुआ दोबारा बिस्तर पर आकर गहरी नींद में डूब गया और उषा अभी तक हैरत के समंदर में गोताजन थी। ये क्या, कहां गए ये सब लोग? और वो बाराती, ये ढोल ताशे बजाने वाले कहां गए ये सब लोग? वो अजीब अंदाज में जेरे लब बुड़बुड़ाई। उसके दिलो दिमाग में वहशत सी घर आने लगी थी। वो अब आंखें फाड़ फाड़ कर सामने पुरानी हवेली की जानिब तके जा रही थी, मगर वहां कुछ ना था। क्या ये सब मेरा वहम था? वो सोचने लगी, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो खुद उसने यहां एक शादी की तकरीब होते हुए देखी थी। न सिर्फ ये, बल्कि वो खुद चलकर वहां तक गई थी और एक मेहमान औरत से बात भी की थी। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ये वहम नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह बुड़बुड़ाई। उसे अपने आसाब शल होते हुए महसूस होने लगे। उसकी दिमाग की रगों में झुंझुनाहट सी महसूस होने लगी। हलक सूख कर कांटा हो गया। एक अजीब सा गुस्सा आने लगा था उसे। फिर वो खिड़की के पास से हट गई। कमरे की दम बखुद फजा उसे हिजियानी कैकों की तरह महसूस होने लगी। उसने अपने शल होती कैफियत पर काबू पाया और करीब तपाई पर रखे कांच के जग से गिलास में पानी उंडेला और एक ही सांस में सारा पानी घटाघट चढ़ा गई। उसे अपने पांव मन मन के महसूस हो रहे थे। वो अभी तक अजीब और हवासदा कैफियत से बाहर नहीं निकली थी। उसका दिल और दिमाग बार बार वहम की नफी कर रहे थे। उसे ये तस्लीम ही नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले जिस बारात और सजी सवरी हवेली को उषा ने खुद अपनी आंखों से देखा था,
वो पल भर में किस तरह एक पुरहैबत वीरानी में तब्दील हो गई। अभी वो अपना सर थामे हैरान और परेशानी से खड़ी थी कि अचानक खुली हुई खिड़की से दोबारा शादियाने और शहनाइयां बजने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो बुरी तरह चौंकी और वहशतज़दा होकर खिड़की की तरफ आकर जब उसने सामने देखा तो सांस जैसे उसके सीने में अटक कर रह गया। वही बारात का रोशन मंजर उसकी आंखों के सामने था। ये देखकर उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा था। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहां कुछ न था। कहीं मैं वाकई कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूं, उसने हैरत और परेशानी से सोचा। फिर अपनी कलाई पर दांत से काटा तो तकलीफ का एहसास हुआ, यानी वो ख्वाब नहीं देख रही थी। तो फिर ये कैसा असरार था? उसने बगौर सामने देखा। बारात का शोर अब धीमा पड़ गया था। लोग बाग अब वापस लौट रहे थे। बत्तियां रोशनियां भी बुझ गई थीं। शायद चंद लोग अंदर हवेली में दूल्हा दुल्हन के साथ मौजूद थे। हवेली पर अब सन्नाटा छा गया था। उषा कुछ सोचकर फिर तारीकी में आ गई और तेज तेज कदमों के साथ पुरानी हवेली के करीब आकर चंद सानिये रुक गई। उसकी सांसें फूली हुई थीं। पुरानी हवेली पर सन्नाटा तारी था, ताहम अब भी जाहिर यही हो रहा था कि यहां एक शादी की पुरतायुश पुरवकार तकरीब अंजाम पा चुकी है। उषा ने जरा देर रुककर धड़कते दिल के साथ आगे कदम बढ़ा दिए और फिर कपकपाते कदमों से हवेली के बड़े सालखोरदा दरवाजे पर आकर रुकी और लरसते हाथ से दरवाजे को अंदर धकेला। अंदर एक बड़ा कमरा था जो रोशन था, मगर वहां कोई मौजूद न था। उषा ने अंदर कदम रख दिया। एक तरफ कमरे में किसी के हंसने और बातें करने की आवाजें आई। उषा का दिल खौफ से जकड़ा हुआ था, मगर एक अनजानी कुव्वत थी या फिर फितरी तजस्सुस की कारस्तानी कि उसके कदम मस्कूरा कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा मुकम्मल बंद न था, जिसकी झर्री से रोशनी उमड़ रही थी। वो अपनी लर्जा बरंदाम कैफियत पर काबू पाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अंदर से हुनूस हंस हंस कर बातें करने की आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों से मालूम होता था कि अंदर एक औरत और मर्द मौजूद हैं। क्या ये दूल्हा दुल्हन थे? उसके जहन में उभरा। फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर जरा रुकी और पुकारा, कोई है? उषा के पुकारने की देर थी कि अचानक अंदर गहरी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जैसे अंदर कोई भी मौजूद ना हो। फिर ठीक उसी लम्हे हवेली में अंधेरा छा गया, जैसे बिजली चली गई हो। उषा का दिल उछलकर हलक में आ गया, मगर उसने देखा कि अंदर कमरे में रोशनी बरकरार थी। एक लम्हे को उषा का दिल फिर चाहा कि वो इस मनहूस जगह से फरार हो जाए, मगर उसके कदम जैसे किसी ने पकड़ लिए थे। कोई अनजानी और गैर मरई ताकत उसे कमरे के अंदर जाने पर उकसा रही थी। और फिर अगले ही लम्हे उषा कपकपाते हाथों से दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। सामने एक मसहरी पड़ी थी, जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। उषा ने देखा कि मसहरी पर फूल और रंगीन झालरों की सेज बनी हुई थी। यकीनन दूल्हा दुल्हन अंदर मौजूद थे। ऐसे में उषा को यह बात तहजीब के खिलाफ लगी और वो फौरन वापस जाने के लिए मुड़ी। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक नस्वानी आवाज ने उसे अखब से पुकारा, वापस क्यों जा रही हो? लौट आओ, देखो हमारी शादी। उषा के कदम अपनी जगह जम कर रह गए। उसने खड़े खड़े आहिस्तगी से गर्दन मोड़कर अकबी मसहरी की जानिब देखा तो जैसे पत्थर की बन गई हो। वो मंजर इतना ही खौफनाक और डरावना था कि उषा के हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। सामने मसहरी पर जर्फ बर्क लिबास में दूल्हा दुल्हन बैठे थे, मगर उन दोनों के सर शानों से गायब थे। फिर उन दोनों दूल्हा दुल्हन ने अपने अपने हाथ बढ़ाते हुए उषा को अपनी तरफ बुलाया। तब न जाने किस तरह या बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उषा के हलक से फंसी हुई चीख बुलंद हुई और वो अंधाधुंध दौड़ती हुई कमरे और फिर हवेली से बाहर आ गई। बाहर पहुंचकर जब उसने सदर दरवाजे की चंद सीढ़ियां उतरने के लिए पांव रखा तो दहशत से उसकी आंखें और मजीद फैल गईं। चांद की ठंडी रोशनी में उसने अपने पैरों के नीचे दो कटे हुए सर पड़े हुए देखे। एक सर औरत का था, किसी दुल्हन की तरह बना संवरा, और दूसरा सर एक मर्द का, जिनकी पलक झपकाती आंखें उषा को अपने वजूद में सरायत करती महसूस हो रही थीं। उषा ने मारे दहशत की एक चीख मारी और छलांग लगा दी। दोनों कटे हुए सरों को फलांगने की सूरत में वो जमीन पर आ पड़ी, मगर फिर उसने उठने में देर नहीं लगाई थी और गिरते ही उठकर उषा ने दीवानावार चीखते चिल्लाते हुए रेस्ट हाउस की तरफ दौड़ लगा दी। अपने अकब में उसे रोने और चीखने चिल्लाने की ड्राउनी और फिर शैतानी कहकों की आवाजें आने लगीं, मगर उषा के कदम नहीं रुके। वो किसी न किसी तरह गिरती पड़ती रेस्ट हाउस पहुंची और कमरे में एक कुर्सी पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका हलक सूख कर कांटा हो रहा था। उसने पानी पिया और एक निगाह बेड पर गहरी नींद सोते हुए अपने शौहर अशोक पर डाली। उसके बाद खिड़की के करीब आकर सामने पुरानी हवेली की तरफ खौफजदा नजरों से तकने लगी। वहां वीरानी और तारीक सन्नाटे के सिवा कुछ न था। उषा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और दोबारा बिस्तर पर आकर बैठ गई।
उसके दिलो दिमाग पर हुनूस खौफ छाया हुआ था। गुजरते लम्हात के डरावने मनाजिर उसके चश्मे तसव्वुर में गर्दिश कर रहे थे। वो सरबरीदा दूल्हा दुल्हन कौन थे, और वो पुरानी हवेली के दरवाजे की चौखट पर पड़े हुए कटे हुए 2 सर, जो यकीनन उन दोनों दूल्हा दुल्हन के ही हो सकते थे। वो सर उषा की आंखों के सामने गर्दिश कर रहे थे। बरीदा सरों के नकूश जो एक मर्द और औरत के थे, उषा के जहन में जैसे सब्त होकर रह गए थे। उनकी यकटुक और गाहे बगाहे पल के झपकाती आंखें उषा को अभी तक नहीं भूली थीं। उषा संजीदगी से सोचने लगी कि क्या यह सब कुछ उसका वहम था। हरगिज़ नहीं। दूसरे ही लम्हे उषा ने अपने ख्याल की खुद ही तरदीद की। ये सब हकीकत था। खुद उसने अपनी आंखों से ये सब डरावना मंजर देखा था। वो ये सब कुछ झुटला नहीं पा रही थी। कोई उसकी बात पर यकीन भी कैसे करता। बाहर अब सफेदा शहर नमूदार होने लगा था। उसने अपने शौहर अशोक को यह बात बताई तो हस्बे तवक्को उसने उसे उषा के डरावने ख्वाब पर ही मामूल किया। हकीकत यह थी कि अशोक खुद अपनी किसी पुरस्कार परेशानी में घिरा हुआ था। ताहम इतना जरूर चौंका था जब उषा ने उसे यह बताया कि दूल्हा दुल्हन का नाम नंदलाल और कुमारी था। तो एक लम्हे के लिए उसने चौंक कर उषा की तरफ गहरी नजरों से देखा। उषा ने महसूस किया कि अशोक को हैरत से ज्यादा तशवीश का झटका लगा था, मगर फिर अशोक ज्यादा देर उषा से बात ना कर सका और अपने कमरे में चला गया। यह उसी रोज शाम का जिक्र था। अशोक अंदर अपने कमरे में था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उषा उठकर दरवाजे तक आई। आज मीना नहीं आई थी, इसीलिए उषा ने खुद ही दरवाजा खोला। सामने गुर्दन खड़ा उषा की तरफ बरमाती नजरों से घूर रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल था। बाहर खिजा आलूद झक्कड़ चल रहे थे। थाल पर नक्शीन रेशमी रुमाल ढांपा हुआ था। क्या है ये? उषा ने किसी कदर तलखी से पूछा। जी मालकन, ये कुछ कश्मीरी सेब और माल्टे तोड़े थे, सोचा आपके लिए ले आऊं। उषा ने ना चाहते हुए वो थाल ले लिया। फिर सपाट लहजे में पूछा, मीना आज नहीं आई है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी वो जरा बीमार थी, सर में दर्द था उसके, उसने जर्द आंखों से देखते हुए जवाब दिया। कल रात यहां पुरानी हवेली में किसकी शादी हो रही थी? लम्हा भर बाद उषा ने पूछा तो एक लम्हे को गुर्दन के चेहरे पर शिकनों का जाल फैलता गया। फिर उसने नफी में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो भला इस वीराने में, और वो भी इस पुरानी आसेब ज़दा हवेली में, कौन बेवकूफ शादी करेगा? उषा के लबों से गुमागू अंदाज में निकला। फिर वो अंदर आ गई। थाल उसके हाथों में था जो खासा वजनी मालूम हो रहा था। अचानक न जाने किस तरह थाल के ऊपर ढका रेशमी रुमाल फिसल कर नीचे गिर पड़ा। उषा की जो थाल पर नजर पड़ी तो खौफ दहशत से उसके हलक से चीख निकल गई। थाल पर नंदलाल और कुमारी यानी दूल्हा दुल्हन के सर रखे हुए थे। थाल उषा के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर चुका था और दोनों खून बहाते कटे हुए सर फुटबॉल की तरह दूर लुढ़कते चले गए थे। उषा हिज़यानी अंदाज में चीखती चिल्लाती कमरे की तरफ दौड़ गई। अंदर से उस वक्त अशोक उसकी चीख सुनकर बदहवास होकर निकल रहा था। उषा उसके साथ लिपट गई। अशोक 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 अशोक। उषा के हलक से घुटी घुटी आवाज निकली। वो उंगली से एक तरफ फर्श पर इशारा कर रही थी। क्या हुआ उषा? कौन है? यहां तो कोई भी नहीं है, अशोक ने उसे संभालते हुए कहा। उषा का पूरा वजूद लर्जीदा पत्ता बना हुआ था। उसने डरते डरते गर्दन मोड़कर खौफजदा नजरों से सामने देखा तो दंग रह गई। फर्श पर थाल उल्टा धरा था और जा बजा बड़े बड़े सुर्ख सफेद और माल्टे बिखरे हुए थे। क्या है यहां? कुछ भी तो नहीं है। तुमने क्या देखा था? अशोक ने उससे पूछा तो उषा ने उसे सारी बात बताई कि थाल में 2 कटे हुए सर रखे थे। अशोक ने अपना सर पकड़ लिया। वो अब उषा की दिमागी हालत पर शुबा करने लगा था। उसी रोज नारायण आया। वो खिलाफ मामूल बहुत शादा व फरहान था। इस बार उषा भी उन दोनों के दरमियान मौजूद थी। नारायण ने मसरूर होकर अशोक को एक खुशखबरी सुनाते हुए बताया, अशोक साहब बधाई हो, दुश्मनों का मुंह काला हो गया है, वो अपने मकसद में नाकाम हो गए हैं। उसकी बात पर अशोक भी खिल उठा। अच्छा, क्या हुआ? जरा बताओ तो सही। नंदलाल और कुमारी के कत्ल का मामला दाखिले दफ्तर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी हिकमत अमली कामयाब रही। अशोक ने तौसीफी लहजे में कहा तो नारायण फख्र से बोला, जी हां, यह तो अच्छा हुआ कि आपने मेरे मशवरे पर अमल करते हुए कोई जवाबी कार्रवाई ना की और खामोशी से यहां सुकूनत इख्तियार कर ली, वरना हालात बहुत नाजुक थे। आपके मंजर आम पर होने या किसी भी जवाबी कार्रवाई करने से हालात उलझ सकते थे। इसका मतलब है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए? अशोक ने किसी कदर खुश होकर कहा तो नारायण फौरन बोला, नहीं सर,
अभी मामला पूरी तरह ठंडा पड़ने दें। आपको यहां तो कोई तकलीफ नहीं है ना? फिर अशोक को जैसे अचानक कुछ याद आया। वो नारायण से बोला, यार मैंने तुम्हें अपनी स्टडी से वो नीली डायरी लाने को कहा था, वो कहाँ है? उसकी बात सुनकर नारायण के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने एक इस्तरारी सी नजर पहले उषा पर डाली, फिर अशोक की तरफ देखते हुए खासी उलझन आमेज परेशानी से बोला, मैं आपकी रिहाइशगाह पर गया था और आपके कमरे से वो डायरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरे हाथ ना लग सकी। क्या? परेशानी के बाइस अशोक का मुंह खुला रह गया। उषा ने बगौर अपने शौहर की तरफ देखा तो वो उसे बदहवास सा नजर आने लगा था। इधर अशोक ने निहायत परेशान कुन लहजे में नारायण से कहा, नारायण ये अच्छा नहीं हुआ है। तुम जानते हो कि वो डायरी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो? वो अचानक कुछ कहते कहते रुक गया और अजीब नजरों से करीब खड़ी अपनी पत्नी की तरफ देखा। उषा ने साफ तौर पर महसूस किया था कि अशोक को वहां उसकी मौजूदगी सख्त ग्रां गुजर रही है। फिर वो उषा को जैसे घूरते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। उषा को अशोक का लहजा सख्त ग्रां गुजरा था, मगर वो जब्त करती हुई वहां से चली गई। मगर फिर भी जाते जाते उसने दीवार से कान लगा दिए थे। फिर उसने अशोक को नारायण से कहते सुना, नारायण तुम्हें हर सूरत में डायरी तलाश करनी थी। तुम नहीं जानते कि मैंने सर उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की थी। नारायण ने बिला तामुल जैसे अपनी गुलू खुलासी करनी चाहिए थी। बहरतौर फिर उषा वहां एक लम्हे भी न ठहरी और वापस अपने कमरे में आ गई। उस नीली डायरी पर उषा का जहन खटक गया था। वो उलझकर सोचने लगी कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था जिसकी गुमशुदगी पर अशोक इस कदर परेशान और हवास बाख्ता हो गया था। उषा ने जहन पर जरा जोर दिया तो उसे याद आया कि वो अक्सर अपने शौहर को एक खास जकीम डायरी लिखते हुए देखा करती थी, जिसके बारे में अशोक ने सिर्फ इस कदर उसे बताया था कि वो उसमें छोटे मोटे जराइम की तफासील लिखा करता है जिन्हें कामयाबी से हल कर चुका होता है। हस्बे मामूल उषा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर खिजा आलू सन्नाटेदार छक्कड़ चल रहे थे। हर सू दम बखुद कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। दिलों पर हौलनाकी तारी कर देने वाले उस माहौल की अब उषा आदी सी हो गई थी। उसका दिलो दिमाग अब तक पेश आमदा हालात पर वहशतज़दा और परेशान हो रहा था। दफातन बाहर पुरानी हवेली की तरफ से वही मनूस चीख बुलंद हुई। चीख की आवाज पर उषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी लरजती कांपती हालत पर काबू पाती हुई धीरे धीरे चलती हुई खिड़की की तरफ आई और कपकपाते हाथों से खिड़की खोल दी। बाहर से फराटेदार हवा का यकबस्ता झोंका उसके चेहरे से टकराया और उषा को बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। सामने गुबार आलूद फजा में उसे पुरानी हवेली का खाका नजर आया। वो यूं ही दम साधे पुरानी हवेली की तरफ तकती रह गई। बाहर अतराफ में मध्यम और नरम नरम सी ख्वाबनाक चांदनी फैली हुई थी। बांस और ताड़ के टुनमुन दरख्तों में घिरी पुरानी हवेली पर सोगवारियत तारी थी। ऊपर आसमान पर बादलों के आवारा टुकड़े फैले हुए थे। ऐसे में अचानक उषा की नजर पुरानी हवेली के सदर दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि हवेली का देवहकल दरवाजा आहिस्तेगी के साथ खुला था। फिर दूसरे ही लम्हे उषा का दिल खौफ के मारे थक से रह गया। कोई दरवाजे से बाहर निकल रहा था। वो दो अफराद का हेवला था। जर्क बर्क लिबास में मलफूफ वो दूल्हा दुल्हन की तरह मालूम हो रहे थे, मगर उषा ने जब बगौर उनकी तरफ देखा तो उसकी गिग्गी बन गई। उन दोनों दूल्हा दुल्हन की शानों से सर गायब थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता यूं बढ़ते चले आ रहे थे जैसे सब कुछ देख रहे हों। वो दोनों सीधे खिड़की की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। दूर कहीं मध्यम मध्यम सी शहनाइयां बजने की भी गूंज सुनाई दे रही थी। वो इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर था। उषा को तो जैसे सकता हो गया था। फिर न जाने उसमें कैसे एकदम हिम्मत पैदा हुई कि उसने जल्दी से खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका दिल सीने में बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे सीने का पंजर तोड़कर बाहर उमड़ पड़ेगा। कान साए साए कर रहे थे। चेहरे पर ठंड के बावजूद पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थीं। न जाने क्यों उषा को अब ऐसा महसूस होने लगा था जैसे आज उसका आखिरी वक्त आ गया हो। ठक ठक ठक। अचानक बाहर से खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। उषा का पूरा वजूद अब बुरी तरह लरसने लगा था। उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो सामने मसेरी पर बेसुध सोए हुए अपने शौहर अशोक को पुकार कर जगाती, मगर उषा ने खिड़की नहीं खोली और पीठ के बल बंद खिड़की के साथ चिपकी खड़ी रही। तब फिर अचानक उसके वजूद को एक जोरदार झटका लगा और बेख्तियार उषा के हलक से हिज़यानी चीख बरामद हुई। किसी ने बाहर से खिड़की को अंदर की तरफ धकेल कर खोला था और जिसके जोर पर उषा चंद कदम आगे लड़खड़ा गई थी। उषा ने डरते डरते पलटकर खिड़की की तरफ देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों सरबरीदा दूल्हा दुल्हन खिड़की के करीब मौजूद थे। फिर लिबास से जो दुल्हन महसूस हो रही थी, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर खिड़की के अंदर कोई शय उछाल दी
उसके फौरन बाद वो दोनों सरबरीदा वजूद गायब हो चुके थे। बाहर अब हर सू खामोशी और तारीकी का राज था। उषा पहले तो फटी फटी आंखों से उस शय को देखने लगी जिसे सरबरीदा दुल्हन ने अंदर उछाला था। उसने देखा कि एक नीले रंग की डायरी थी। उषा के जहन को एक झटका लगा। नीली डायरी। उसके जहन में सवाल अचानक उभरा, क्या ये वही डायरी तो नहीं जिसे अशोक तलाश कर रहा था? उसके दिल में खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। उसने एक नजर अपने गहरी नींद में डूबे शौहर की तरफ देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसने खिड़की बंद की और डायरी उठा ली। फिर बेडरूम से निकलकर वो हॉल कमरे में आ गई। यहां एक बल्ब रोशन करके आराम कुर्सी पर पराजमान हो गई। डायरी को वो अब अच्छी तरह पहचान चुकी थी। वो अशोक ही की डायरी थी। उषा ने खुद उस पर अशोक को लिखते देखा था और जिसकी गुमशुदगी से वो परेशान था। उषा ने कपकपाते हाथों से डायरी खोली तो एक पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर नीचे आन गिरी। उषा ने कतरे चौंक कर वो उठाई। ये एक मर्द औरत की शादी की तस्वीर थी, मगर तस्वीर को देखकर उषा को एक झटका लगा। एक नए नवीले जोड़े की सूरत उसे आशना लगी। दोनों के चेहरों पर मुसरत भरी मुस्कुराहट थी। उषा के जहन में वो सरबरीदा सर घूम गए जिनके चेहरों के नकूश उषा को अभी तक नहीं भूले थे। इसका मतलब था कि ये उसी बदनसीब जोड़े नंदलाल और कुमारी की तस्वीर थी। उषा का जहन मामलात की तह तक पहुंचने की जुस्तजू कर रहा था। अचानक उसने देखा कि तस्वीर में उस हंसते मुस्कुराते नए नवेले जोड़े के सर शानों से गायब हो गए। उषा के हलक से घुटी घुटी चीख निकल गई और तस्वीर डायरी समेत उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ी। मगर फिर दूसरे लम्हे जाने कहां से उषा के अंदर हौसला पैदा हुआ और उसने कपकपाते हाथों से तस्वीर और डायरी उठा ली। तस्वीर अब वापस अपनी असली हालत में आ चुकी थी, लेकिन एक और चौंका देने वाला मंजर सामने था। उनके चेहरे उदास और मखमूम से नजर आने लगे थे। उषा ने उस तरफ से अपनी तवज्जो हटाई और डायरी एक तरफ मोड़ी। उसे जल्दी जल्दी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें अशोक के हल किए गए केसों की तफासील दर्ज थी। ये कत्ल के वो केस थे जो अशोक ने खुद हल किए थे और मुजरिमों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। सफात पलटते पलटते अचानक एक सफ़े पर उसकी नजर सी जम गई। एक सफ़े पर बड़ी सी सुर्खी यूं थी, नंदलाल कुमारी मर्डर केस। उषा फटी फटी आंखों से पढ़ने लगी। वो तहरीर उसे अपने शौहर का फखरनामा नहीं बल्कि एतराफनामा महसूस हो रही थी। उसमें लिखा था, अब तक मैंने अपनी पेशावराना जिंदगी में जो भी केस हल किए वो ज्यादातर कत्ल के ही थे, मगर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन अपने हाथों कत्ल होने वाले अफराद की रुदात भी मुझे ही लिखनी पड़ेगी। इसे मेरी अजीब जिबल्लत पर ही महमूल कर लेना चाहिए। मैं सेठ गुरमकदास की बेटी कुमारी से प्रेम करता था। कुमारी मुझसे सख्त नफरत करती थी। मेरी तबीयत भी जिद्दी और खुदसर थी। जब उसने वदवाल के जवां साल बेटे नंदलाल के सामने मेरी एक तकरीब में बेइज्जती कर डाली तो मैंने उन दोनों को मजा चखाने का फैसला किया। उन दोनों की शादी हो गई। फिर जब वो हनीमून के लिए पुरफजा और कदरे वीरान इलाके में गए तो मैंने बड़ी सफाई के साथ दोनों को कत्ल करके उन दोनों के सर काट कर धड़ से अलग कर दिए ताकि किसी को लाश की शनाख्त ना हो सके। उषा ने अभी यहीं तक पढ़ा था कि उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा। पूरा हॉल कमरा उसे घूमता दिखाई देने लगा। उसकी सांस की रफ्तार लम्हा ब लम्हा तेज होती चली गई। डायरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। फिर अचानक उसे अपने अकब से एक सरसराती आवाज सुनाई थी, तो ये डायरी तुम्हारे पास थी। उषा ने चौंक कर देखा और थक से रह गई। सामने अशोक खड़ा उसकी तरफ सर्द नजरों से घूर रहा था। अपने शौहर को सामने देखकर उषा अचानक उठ खड़ी हुई थी। गम और गुस्सा उसके चेहरे से आया था। तुम कातिल हो। तुमने नंदलाल और कुमारी का कत्ल कर डाला। वो गम और गुस्से की शिद्दत से बामुश्किल अपने शौहर से बोली तो अशोक ने आगे बढ़कर उसका गला दबोच लिया। उसकी आंखों से नफरत और गैज़ व गजब की चिंगारियां फूट रही थी और वो सफाक लहजे में कहने लगा, अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा उषा। उषा की आंखों में यकदम दहशत ऊद कर आई और वो अपना गला छोड़ाकर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ लपकी। अशोक को शायद उषा की अचानक मुजामत की तवक्को न थी। वो किसी दरिंदे की तरह उसके अकब में दौड़ा, मगर उषा हिस्यानी अंदाज में चिल्लाती हुई दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ लपकी और दीवानावार उसके कदम पुरानी हवेली की तरफ बढ़ गए। अशोक भी मौत का हरकारा बना उसके पीछे दौड़ता चला आ रहा था। उषा गिरती पड़ती हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और उसने पलटकर जान बचाने की खातिर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर अशोक किसी जख्मी दरिंदे की मानिंद दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आ गया। उसने उषा को थप्पड़ मारकर फर्श पर गिरा दिया। उषा के हलक से भयानक चीख निकली। अशोक अब उसके ऊपर सवार होकर उसका गला दबाने लगा।
अशोक, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उषा खौफ व दहशत के बाइस घिघियाई थी। आवाज अब उसके हलक में दब गई थी। उसका दम घुटने लगा था, मगर अशोक उसे कत्ल करने पर पूरी तरह कमर बस्ता था। बीवी की दाद फरियाद का उस पर कोई असर ना हुआ। तब फिर अचानक जाने कहां से दो सरबरीदा इंसान वहां नमूदार हुए। ये दोनों मर्द औरत थे, जिन्होंने हाथों में अपने अपने सर थाम रखे थे। वो नंदलाल और कुमारी थे। उन दोनों सरकटे नंदलाल और कुमारी ने अपने हाथों में पकड़े हुए बरीदा सर फुटबॉल की तरह अशोक पर उछाल दिए। अशोक की गिरफ्त अब उषा पर ढीली पड़ चुकी थी। वो दोनों कटे हुए सर अशोक के चेहरे से टकराए और वो एक दिलदोज चीख मारकर पीछे की तरफ गिर गया। तब नंदलाल और कुमारी के सर कटे धड़ अशोक की तरफ लपके। अब उनके हाथ में लंबे लंबे छुरे नजर आ रहे थे। उन्होंने अशोक को फर्श पर लेटा दिया था। अशोक को उन सरकटों की गिरफ्त आहनी शिकंजे की तरह महसूस हुई। हमें पहचानो ए मूर्ख, तूने ही हमारा सर काटा था ना, अब तेरा सर भी तेरे धड़ से अलहदा कर दिया जाएगा। हवेली के तारीक कमरे में सरकटों की सफाक आवाज गूंजी। इधर उषा भी कुछ होश में आ चुकी थी। फिर उसने एक रूह फरसा मंजर देखा। उन दोनों सरकटों ने अशोक को ज़िबा करके उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। हवेली अशोक की खरखराती चीखों से गूंज रही थी। उसका सर कटा धड़ माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। सारे फर्श पर खून ही खून फैल गया था। उषा इस दहशतनाक मंजर की ताप न लाते हुए बेहोश हो गई थी। कुछ रोज बाद कोचीन के एक शमशान घाट पर अशोक की चिता को आग लगाई जा रही थी और आसपास अफसुर्दा खड़े दीगर लोगों में उषा सफेद साड़ी बांधे आंसू बहा रही थी। उसका बेटा विशाल भी गमगीन खड़ा अपने पिता की जलती चिता को गमजदा नजरों से देखे जा रहा था।